सीएम धामी ने रुड़की में जीवनदीप आश्रम में आयोजित 5 दिवसीय धार्मिक एवं सामाजिक महोत्सव में की शिरकत। सीएम ने शहीद चौक का किया लोकार्पण। सीएम ने मेन मार्ग से सुनहरा मार्ग चौराहे को शहीद चौक के नाम पर करने की घोषणा। सीएम धामी ने प्रदेशवासियों को दी बड़ी राहत। उत्तराखंड में 1 साल तक नहीं बढ़ेगी वाहन फिटनेस फीस। 15 साल पुराने कमर्शियल वाहनों की नई फिटनेस फीस दरें 1 जुलाई 2026 तक नहीं होंगी लागू। हरिद्वार से संत समाज की हिंदू जगाओ यात्रा शुरू। हिंदू जागो घर बेटी अस्तित्व बचाओ अभियान को दिया जोर। कहा हिंदुओं को भी बढ़ानी चाहिए अपनी संख्या। बद्रीनाथ धाम के कपाट बंद करने की प्रक्रिया शुरू। पहले दिन की गई भगवान गणेश की पूजा। कल आदि गुरु शंकराचार्य मंदिर के कपाट किए जाएंगे बंद। नमस्कार, ID24 में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दिव्यांशु जोशी। तो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी रुड़की स्थित जीवनदीप आश्रम पहुंचे, जहां उन्होंने विशाल धार्मिक एवं सामाजिक कार्यक्रम में भाग लिया। उनके साथ उनकी धर्मपत्नी गीता धामी भी मौजूद रहीं। महामंडलेश्वर स्वामी यतीन्द्रानंद गिरी जी महाराज के नेतृत्व वाले इस प्रमुख आध्यात्मिक केंद्र में हजारों श्रद्धालुओं और संत समाज ने मुख्यमंत्री का भव्य स्वागत किया। आश्रम परिसर में मुख्यमंत्री दंपति ने विधि विधान से हवन पूजन करके राज्य की शांति, समृद्धि और जन कल्याण की कामना की। कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण 1100 बाल कन्याओं का पूजन रहा, जिसमें मुख्यमंत्री धामी ने स्वयं कन्याओं के चरण पखारे, तिलक किया और उपहार वितरित किए। यह आयोजन नारी सम्मान और सामाजिक समरसता का संदेश देता दिखाई दिया। इसके साथ ही 5 कन्याओं के सामूहिक विवाह संपन्न हुए, जिसमें मुख्यमंत्री ने वर वधुओं को आशीर्वाद दिया। स्वामी सत्यमित्रानंद गिरी सभागार के लोकार्पण को लेकर श्रद्धालुओं में खासा उत्साह रहा। एक सभागार यहाँ पर बनाया गया है, उस सभागार का लोकार्पण था। साथ ही जो हनुमान चौक पर गेट लगाया गया है, उसका भी लोकार्पण। साथ में 1100 कन्याओं का पूजन और 6 सामूहिक विवाह के भी कार्यक्रम थे। अनेक भक्तजन आए हैं और मैं आज के सभी कार्यक्रमों के लिए और जिनका आज मंगल कार्य हुआ है, उन सभी को बधाई देता हूँ। पूज्य संतगण भी अपना आशीर्वाद देने आए हैं। अनेक अनेक स्थानों से अनेक भक्तगण यहाँ पहुँचे हैं, श्रद्धालुजन पहुँचे हैं। सभी सनातन संस्कृति के, सनातन धर्म के वाहक हैं, संभावक हैं। उन सभी को प्रणाम करता हूँ। हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आज पूरे देश के अंदर, दुनिया के अंदर हमारे सनातन की धर्म ध्वजा फहरा रही है। इसको फिर से पुनर्स्थापना हो रही है। तो सभी हमारे धार्मिक स्थलों को आज सजाया जा रहा है, संवारा जा रहा है। खबर देहरादून से है, जहां प्रदेश के पहाड़ी क्षेत्रों में कुछ दिनों से लगातार ग्रामीण लोगों पर जंगली जानवरों के हमलों को लेकर के खबरें सामने आ रही हैं। तो वहीं बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता कमलेश रमन ने कहा कि ये वाकई बेहद दुखद है। सरकार की तरफ से हर संभव प्रयास किए जाते हैं कि किसी को भी किसी तरह की कोई नुकसान ना हो और आवारा या खतरनाक जानवर किसी पर हमला ना करें। विभाग और अधिकारी लगातार सुरक्षा के इंतजाम मजबूत कर रहे हैं। इसके बावजूद अगर इस तरह की कई घटनाएं होती हैं तो वह अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है। वरिष्ठ अधिकारी इस पर नजर बनाए हुए हैं और ये सुनिश्चित करने की कोशिश कर रहे हैं कि भविष्य में इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो। दुखद है और सरकार अपनी तरफ से पूरी कोशिश करती है कि किसी को भी नुकसान ना हो और ये जानवर किसी भी प्रकार का किसी के ऊपर हमला ना करे, और वो अपनी तरफ से सुरक्षा करने की कोशिश पूरी करते हैं। लेकिन अगर उसके बावजूद भी इस तरह की घटनाएं घटती हैं तो ये दुखद तो है ही है। लेकिन हमारे जो फॉरेस्ट अधिकारी हैं वो इन सारी चीज़ों को देख रहे हैं और इस तरह के हमले ना हो, इसकी पूरी कोशिश हमारे अधिकारी कर रहे हैं। उत्तराखंड में धामी मंत्रिमंडल की 5 खाली सीटों को लेकर राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है। कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने आरोप लगाया कि बीजेपी सरकार ने कैबिनेट अधूरा रखकर जनता को नुकसान पहुंचाया है, जबकि वर्किंग बोर्ड का मात्र 5 से 6 महीने का समय बाकी है। उन्होंने कहा कि बीजेपी के पास योग्य कार्यकर्ताओं की कमी है और आज भी 90% मंत्री और प्रवक्ता कांग्रेस पृष्ठभूमि के हैं। इस पर बीजेपी प्रवक्ता कमलेश रमन ने पलटवार करते हुए कहा कि मंत्रिमंडल विस्तार का अधिकार मुख्यमंत्री का है और कांग्रेस को इसकी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि राज्य में विकास कार्य बिना बाधा जारी है। मुख्यमंत्री धामी समय समय पर मॉनिटरिंग करके अधिकारियों को निर्देशित कर रहे हैं। रमन ने कहा कि कांग्रेस अपने कार्यकाल में बिना कार्यकारिणी के रही थी, इसलिए इस मुद्दे पर कांग्रेस का राजनीति करना उचित नहीं है। अब तो चुनाव आ गया, अब अगर कोई बन भी जाएगा, वर्किंग बोर्ड केवल 5 महीने का रह गया।
5 से 6 महीने का। उसके बाद चुनाव की तैयारी इत्यादि हो जाती है, तो अब बनाए ना बनाए से फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जनता का नुकसान जरूर कैबिनेट को खाली रख के बीजेपी ने किया है। और जो मैं समझता हूँ कि इनके पास योग्य लोग हैं ही नहीं तो आधे भी, बल्कि 90% जो मंत्री हो कांग्रेस पृष्ठभूमि के आज हैं, प्रवक्ताओं में भी 90% प्रवक्ता जो है कांग्रेस पृष्ठभूमि के हैं, तो टोटा है बीजेपी के पास योग्य लोग। कांग्रेस के वो पूर्व अध्यक्ष इतने क्यों परेशान हुए? वो उन्होंने तो अपना कार्यकाल बिना कार्यकारिणी के गुजार दिया, बिना कार्यकारिणी के उन्होंने जो है पूरे 3 साल तक कांग्रेस के अंदर काम किया। तो मुझे लगता है कि उनको ये कहते हुए शोभा नहीं देता है कि मंत्रिमंडल में कौन बनेगा और कौन नहीं बनेगा। ये माननीय मुख्यमंत्री जी का विशेषाधिकार है और उनको परेशानी नहीं होनी चाहिए। विकास कार्य कोई अवरुद्ध नहीं हो रहे, कार्य हमारे पूरे तरीके से चल रहे हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं इन सारी चीज़ों के ऊपर मॉनिटरिंग करने का काम करते हैं। तो कांग्रेस को इस तरीके का राजनीतिकरण करके और या ये कहना, मुझे लगता है कि कांग्रेस को अपने अंदर थोड़ा सा झांक लेना चाहिए। जिनकी कार्यकारिणी के बगैर 2-2, 3-3 बार उनके अध्यक्ष कार्य करते हों, वो इस तरह की बात करें तो अच्छा नहीं लगता। हरिद्वार में विश्व सनातन महापीठ के शिलान्यास समारोह में कथावाचक अनिरुद्ध आचार्य का संबोधन चर्चा में रहा। उन्होंने कहा कि समाज को अब बेटियों को झांसी की रानी की तरह सक्षम बनाना होगा और आत्मरक्षा के गुर सिखाने होंगे ताकि वे हर परिस्थिति में खुद को सुरक्षित रख सकें। अपने संबोधन में उन्होंने बॉलीवुड फिल्म पीके पर भी निशाना साधते हुए कहा कि ऐसी फिल्में समाज में भ्रम फैलाने और लव जिहाद जैसे मुद्दों को बढ़ावा देने का काम करती हैं। साथ ही उन्होंने लोगों से धार्मिक जागरण और सांस्कृतिक मूल्यों की रक्षा के लिए एकजुट होने की अपील की। उनके बयान ने बेटी सशक्तिकरण और धार्मिक फिल्मों की भूमिका को लेकर के एक नई बहस छेड़ दी है। महापीठ के द्वारा, संतों के द्वारा सदा सनातन की रक्षा हुई है और आगे भी होती रहेगी। भारत की शिक्षा प्रणाली जिसमें गीता हो, जिसमें रामायण, सब कुछ हो, साइंस हो, सब कुछ हो, दुनिया में जो हम सिलेबस पढ़ा रहे हैं सीबीएसई बोर्ड का, वो सब सही है। पर उसके बाद हमारे वैदिक गणित, रामचरितमानस के कुछ राम को आदर्श क्यों नहीं बनाया गया? तो अकबर बाबर को क्यों माना? हरिद्वार स्थित किर्बी कंपनी के कर्मचारियों ने अपनी लंबित मांगों को लेकर के बड़ा प्रदर्शन किया। श्रमिकों ने शिवालिक नगर से रैली निकालकर श्रम विभाग पहुंचकर विभाग के गेट पर धरना शुरू कर दिया। उनका कहना था कि अप्रैल 2025 से उनकी कई मांगें लंबित हैं, लेकिन ना तो कंपनी प्रबंधन और ना ही श्रम विभाग कोई कार्रवाई कर रहा है। कर्मचारियों ने आरोप लगाया है कि किर्बी कंपनी के डायरेक्टर मजदूर प्रतिनिधियों को धमकाने की बात तक कह रहे हैं। उनका यह भी कहना है कि वार्ता के बजाय प्रबंधन उन्हें उकसाने का काम कर रहा है और श्रम अधिकारी मौके पर नहीं मिलते, जिससे उनकी सुनवाई भी नहीं हो पा रही है। जी, सबसे पहली तो हमारी वेतन वृद्धि की है, उसमें परिवहन की कोई सुविधा नहीं है। वो है नाइट में आते जाते साथी हमारे बहुत सारे इंजर्ड हुए, कुछ एक्सपायर भी कर गए, उनके लिए भी कुछ नहीं है। और रेस्ट रूम के नाम पे भी कुछ नहीं है इस तरह से। और हमारा डीए जो है वो एफडीए कर रखा है इन्होंने। 300 रुपए शुरू से लेकर अभी तक वो 300 ही रुपए है, जबकि साल में 2 बार बढ़ता है। डीए भी हमारा अभी तक वो कुछ नहीं है। वृद्धि हमारे यहाँ इस बार जो करीब 2200 रुपए करी गई है, 2500 के बता रहे हैं। उसमें कुछ लड़कों के 1200 भी बढ़े हैं, कुछ के 3000 रुपए तक भी बढ़े हैं। वो सबका समान होना चाहिए और सभी की सैलरी। हमारे यहाँ लड़के ऐसे जिनकी 15-15 हजार रुपए भी सैलरी है अभी तक। और लगातार जब हम श्रम विभाग आते हैं तो लगातार ये एब्सेंट ही रहते हैं। अभी भी 3 से 4 तारीख हो गई है, हमें कोई यहाँ पे कोई नहीं मिला है। ये मार्च से हमारे साथ ऐसे कर रखे हैं। हमने भंडारा कराया छोटा सा, उस भंडारे को लेकर जी हमें हैदराबाद तक ट्रांसफर कर दिए। उसके बाद हम अभी बैठे थे, अप्रैल में धरना पर भी बैठे थे। वहां से जब हम आए तो इन्होंने धरना में बैठा दिया। चलो धरना में बैठे जी। उसके बाद इन्होंने कहा कि 90 दिन का समय, तो 90 दिन में हम सबको सही कर देंगे। सही करने के बजाय 4 साथियों को हमारे बाहर कर दिए कागजी कार्रवाई में। 17 साल पुराने बंदे थे, तब उनको नहीं दिक्कत आई। एक मांग करें हम, उनमें उन्होंने बाहर कर दिए हमारे साथ जी। हम यहाँ 20 तारीख ले सके, यहाँ तक श्रम विभाग पे कोई सुनवाई नहीं हो रहा सर, कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। 100 से ऊपर तारीख लग गई सर, कोई हल नहीं आया। साहब ये डेट पे डेट अभी डेट जा रहे हैं उनके, और सोचने का मौका मिलते जा रहे हैं। हमारे साथियों को किस तरह से बाहर करे जा रहे हैं। 20 साल में कुछ नहीं हुआ, कोई कागजी कार्रवाई नहीं हुआ, लेकिन अब कागजी कार्रवाई देख देकर लोगों को बाहर निकाल जा रहे हैं जी। धर्मनगरी हरिद्वार में विश्व सनातन महापीठ के शिला पूजन के मौके पर सैकड़ों साधु संत शामिल हुए। इस मौके पर संतों ने कहा कि देश में समान नागरिक संहिता लागू की जाए और एक देश एक कानून की व्यवस्था की जाए। साथ ही भारत में सनातन बोर्ड की स्थापना करते हुए सभी धार्मिक स्थलों को मांस मदिरा से मुक्त किया जाए। हरिद्वार के भोतवाला क्षेत्र के अमेरिकन आश्रम में विश्व सनातन महापीठ का शिला भजन किया गया, जिसमें देश भर के कई बड़े संतों के साथ साथ सैकड़ों संत शामिल हुए।
कार्यक्रम के बाद पत्रकारों से बात करते हुए कार्यक्रम से मुख्य आयोजक रामविलास दास ने बताया कि दिन बहुत ही महत्वपूर्ण है जब विश्व सनातन महापीठ का शिला पूजन किया गया है, जिसमें करीब 100 एकड़ भूमि पर सनातन महापीठ का निर्माण किया जाएगा, जिसमें विश्व सनातन संसद, सभी सनातन मंदिरों के प्रतिरूप, विश्वविद्यालय, चिकित्सालय और गौशाला आदि का निर्माण किया जाएगा, जहां से सनातन की पताका पूरे विश्व में फहराई जाएगी। तो वही इस मौके पर पधारे कई अन्य संतों ने कहा कि पूरे विश्व में सनातन का पताका फहराए जाने के लिए विश्व सनातन महापीठ की बहुत बड़ी आवश्यकता है। साथ ही साधु संतों ने मांग उठाई है कि पूरे भारतवर्ष में एक देश एक कानून की व्यवस्था की जानी चाहिए। आज शिला पूजन हुआ है और बहुत ऐतिहासिक दिन है। पूरे देश के संत महात्मा, महर्षि, महर्षि, ब्रह्म ऋषि, कथावाचक, आचार्य, धर्माचार्य, महामंडल, सब लोग यहाँ, सब साधु संत उपस्थित हुए। परम सौभाग्य की बात है। बड़ी बड़ी उद्घोषणाएं हुई हैं, बड़े बड़ी संतों ने जो बात की है उन पर हम काम करेंगे और इसमें 4 प्रस्ताव हम पास कर रहे हैं। एक तो कॉमन सिविल कोड, समान नागरिक संहिता देश में पारित हो, जनसंख्या नियंत्रण कानून देश में पारित हो, एक देश एक शिक्षा का कानून देश में पारित हो। और इस प्रकार से आज संतों ने ये सामूहिक रूप से सब संकल्प लिए हैं और विश्व सनातन महापीठ दुनिया का अपने आप में एक ऐतिहासिक महाप्रकल्प है, जिसके बारे में सबने बताया। महापीठ संतों के साथ है, जो संतों जिस पर संत अंगड़ाई लेंगे तो महापीठ पीछे पीछे खड़ी है, क्योंकि बात सनातन की है, बात संस्कृति की है, बात विश्व में एकता की, सद्भावना की, प्रेम की है, पूरे विश्व के कल्याण की है। शिला पूजन जो हो रहा है ये हम सबके सनातनियों के हित में हो रहा है। जितने देश में गुरुकुलम बनेंगे उतना ही हमारा देश समृद्ध और संस्कारी बनेगा। अभी मदरसे कितने और गुरुकुलम कितने, और जब तक गुरुकुलम नहीं होंगे तब तक हमारे बच्चे उस संस्कार को नहीं पढ़ पाएंगे। आज ही खबर सुनी आप लोगों के चैनलों पे, एक बाप ने अपनी बेटी के साथ दुष्कर्म किया। वो क्यों है? क्योंकि वो नहीं जानता है धर्म क्या है, धर्म के अनुसार बेटी का भाव क्या है। तो गुरुकुलम का ज्यादा से ज्यादा गुरुकुलम का बनना जरूरी है। इसीलिए हमने सनातन बोर्ड की बात की थी और आज एक प्रार्थना भी कर रहे हैं, यहाँ आके प्रत्येक तीर्थ मांस और मदिरा से मुक्त होना चाहिए, जिससे तीर्थ में तीर्थत्व जागृत हो और आने वाले लाखों करोड़ों लोगों को वो मिल सके जिसके लिए वो तीर्थ में आते हैं। तो अगर इनकी बात को हम समझेंगे, सुनेंगे, करेंगे तो हमारा देश एकदम खत्म होता जा रहा है और हम मृत्यु के कगार पे खड़े हैं। अगर ऐसा चलता रहा तो जो 15 साल 20 साल के बाद हमारा सनातन धर्म भारत खत्म हो जाएगा। संत समाज के द्वारा किया जाएगा, सरकार के द्वारा मिलकर जाएगा, दोनों को मिलना पड़ेगा। जो हमारे चरित्र का निर्माण नहीं करते, चरित्र को गिरा रहे हैं, उन्हें भी हटाना पड़ेगा, नशों को हटाना पड़ेगा, गो हत्या बंद करनी पड़ेगी। जो सनातन धर्म का मार्ग है उसी पे चल के आदमी सुखी हो सकता है। इनके द्वारा बड़े बड़े वैज्ञानिक स्वदेशी चीजें के द्वारा हमारे देश का कल्याण होगा और पूरे विश्व का कल्याण होगा। और ये मेरे को जब तक ध्यान है, जहाँ तक ध्यान है, मैं पूरे विश्व में जाता हूँ तो नरेंद्र मोदी जी की छवि पूरे विश्व में बड़ी बहुत ज्यादा है। तो ये पूरे विश्व का भी कल्याण करेंगे, भारत का भी कल्याण करेंगे। महापीठ के द्वारा, संतों के द्वारा सदा सनातन की रक्षा हुई है और आगे भी होती रहेगी। भारत की शिक्षा प्रणाली जिसमें गीता हो, जिसमें रामसव, सब कुछ हो, साइंस हो, सब कुछ हो, दुनिया में जो हम सिलेबस पढ़ा रहे हैं CBSE बोर्ड का, वो सब सही है। और उसके बाद हमारे वैदिक गणित हो, रामचरितमानस की कुछ, राम को आदर्श क्यों नहीं बना। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पत्नी गीता धामी के साथ रुड़की पहुंचे, जहां सीएम का जीवनदीप आश्रम में भव्य स्वागत किया गया। आश्रम परिसर में मुख्यमंत्री ने हवन पूजन करके प्रदेश की खुशहाली और शांति की कामना की। मंच पर संतों और साधुओं की विशेष मौजूदगी रही। 1100 बाल कन्याओं की पूजन और 5 कन्याओं के विवाह कार्यक्रम में भी सीएम शामिल हुए। धार्मिक माहौल में जयकारे भी गूंजे। साथ ही सीएम ने स्वामी सत्यमित्रानंद गिरी सभागार के लोकार्पण कार्यक्रम में भी शिरकत की। नए उत्साह का और एक नए वातावरण का संचार हुआ है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने श्री रामचरितमानस में ठीक ही लिखा है, मुद मंगलमय संत समाजू जो जग जंगम तीर्थ राजू। अर्थात संत समाज इस संसार में जीवंत तीर्थों के समान होते हैं। मैं आशा करता हूं कि आप सभी पूज्य संतगणों का, महात्माओं का ज्ञान हम सबका सदैव मार्गदर्शन करता रहेगा और राष्ट्र निर्माण के पथ पर हम सबको अग्रसर करने में हमेशा हम सबको आपका पाथेय मिलता रहेगा। ये मेरा परम सौभाग्य है कि मुझे जीवनदीप सेवा न्यास द्वारा आयोजित इस पंचदीप महोत्सव के माध्यम से आप सभी के बीच आज इस कार्यक्रम में
उपस्थित होने का अवसर प्राप्त हुआ है। मुझे जानकर अत्यंत प्रसन्नता हुई कि इस पावन महोत्सव में सतचंडी महायज्ञ, श्री भक्तमाल कथा, 1100 बालिकाओं का पूजन, पाठ्य सामग्री वितरण तथा 5 नहीं 6, महाराज जी ने बताया कि 6 आज बहुत 6 हमारी बेटियों को, हमारी बहनों को आज सभी का आशीर्वाद यहाँ मिल रहा है। सच में आप सब लोग बहुत सौभाग्यशाली हैं कि एक साथ पूरे विश्व के अंदर जिनकी ख्याति है, सनातन धर्म के संभावक है, ध्वजवाहक हैं, ऐसे पूज्य संतगणों का आशीर्वाद आज आप सबको इस सामूहिक विवाह के अवसर पर मिल रहा है। वहीं आज हम स्वामी सत्यमित्रानंद गिरी महाराज सभागार एवं सिद्धबली हनुमान द्वार का लोकार्पण भी और शहीद चौक का भी आज लोकार्पण हो रहा है। भाइयों बहनों, परम पूज्य स्वामी सत्यमित्रानंद गिरी जी महाराज ने अपना संपूर्ण जीवन राष्ट्र के लिए, धर्म के लिए, मानवता के लिए और लोगों की सेवा को समर्पित किया था। उन्होंने आध्यात्मिक ज्ञान को समाज सेवा के साथ जोड़कर ऐसे पवित्र जीवन दर्शन को समाज के सम्मुख रखा, जिससे अनगिनत लोगों को सेवा के मार्ग पर, त्याग के मार्ग पर, करुणा के मार्ग पर चलने की प्रेरणा। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के 150 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में विशेष गायन कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। इसी क्रम में बीजेपी की प्रदेश महामंत्री दीप्ति रावत भारद्वाज ने जानकारी दी कि 26 नवंबर को भारतीय जनता पार्टी देश भर में विविध कार्यक्रम आयोजित करेगी, क्योंकि यह दिवस संविधान दिवस भी है। उन्होंने बताया कि 7 नवंबर को उत्तराखंड में कई कार्यक्रम संपन्न किए गए थे और अब 26 नवंबर को प्रदेश के 24,000 शिक्षण संस्थानों में वंदे मातरम गायन कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। इस आयोजन में पार्टी पदाधिकारी, विभिन्न विभागों के अधिकारी और स्कूलों के छात्र छात्राएं शामिल होंगे। 150 वर्ष वंदे मातरम के पूरे हुए हैं 7 नवंबर को। उसको लेकर संविधान दिवस 26 नवंबर तक हमारे पूरे कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी ने देश भर में करने का आयोजन किया है और कई जगह उत्तराखंड में भी हमने बहुत सारे स्थानों पे ये कार्यक्रम किए हैं। 7 नवंबर को तो हमने देहरादून और हल्द्वानी कार्यक्रम किए। लगभग 24,000 से ज्यादा जो हमारे स्कूल्स हैं, शिक्षण संस्थान हैं, वहां पर 26 तारीख को हमारा एक ही दिन और एक ही समय पर वंदे मातरम का संपूर्ण गायन एक होगा। मुझे लगता है ये भी एक बड़ा रिकॉर्ड जरूर बनेगा। कार्यक्रम के लिए सभी लोग उसमें जुटे हैं, उसमें जो चुने हुए प्रतिनिधि हैं वो भी वहाँ उपस्थित रहेंगे। स्कूल कॉलेज के जो हेडमास्टर हैं, जो प्रिंसिपल्स हैं वो भी रहेंगे, टीचर्स रहेंगे, जो हमारे स्टूडेंट्स हैं वो उसको रहने वाले हैं, अभिभावक भी रहेंगे। लेकिन आज अभी 26 तक उनकी लगातार इसी को लेकर पूर्ण वंदे मातरम की अभ्यास सभी बच्चों का चल। कर्मचारियों के लगातार आंदोलनों और हड़तालों के बीच राज्य सरकार ने एक बड़ा कदम उठाते हुए प्रदेश में एस्मा का लागू कर दिया है। जारी आदेश के मुताबिक पिछले 6 महीने तक किसी भी विभाग के कर्मचारी ना तो धरना दे सकेंगे और ना ही हड़ताल पर जा सकेंगे। सचिव कार्मिक कौशल शैलेश बगौली ने इस संबंध में औपचारिक आदेश जारी कर दिए। सरकार का एक कदम प्रशासनिक व्यवस्था को सुचारू रखने के प्रयास के रूप में देखा जा रहा है, लेकिन इससे राजनीतिक हलचल भी तेज हो गई है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश कोदियाल ने सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि एस्मा लागू करना इस बात का संकेत है कि सरकार खुद यह मान रही है कि राज्य में हालात सामान्य नहीं है। उन्होंने इसे कर्मचारियों की आजीविका पर चोट बताते हुए कहा कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट भी कर्मचारियों की कई मांगों को जायज ठहरा चुके हैं, फिर भी सरकार समाधान की दिशा में आगे बढ़ने के बजाय नो वर्क नो पे और एस्मा जैसे कठोर कदम उठा रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी से इस उम्मीद के साथ उनकी तरफ देख रहा हूं कि कृपया वो ये बताएं कि क्या प्रदेश में स्थितियां सामान्य नहीं है, क्योंकि एस्मा जैसा कदम उठाना ये इंगित करता है कि प्रदेश में सामान्य स्थितियां नहीं हैं और इन निर्मित असामान्य परिस्थितियों में मुख्यमंत्री जी को अंततोगत्वा ये अपना आखिरी हथियार उठाना पड़ा। तो मुख्यमंत्री जी को ये बात इस प्रदेश की जनता को बतानी चाहिए कि क्या ऐसी असामान्य परिस्थितियां हैं। हम बिल्कुल उनके इस कदम का पुरजोर विरोध करते हैं कि उन्होंने कर्मचारियों की मांगों को, जो कि जिनका परीक्षण की माननीय हाई कोर्ट से लेकर माननीय सुप्रीम कोर्ट तक प्रत्येक जगह पर उन मांगों का परीक्षण हो चुका है और अंततोगत्वा सुप्रीम कोर्ट से
ये बात आ गई कि इनकी मांगे जायज़ हैं और सरकार को आदेश दिया गया है कि आप इनकी मांगों को मानिए। हरिद्वार से शुरू हुई हिंदू जगाओ यात्रा देश के कई हिस्सों में भ्रमण करेगी। यात्रा का उद्देश्य हिंदू जागो, घर और बेटी अस्तित्व बचाओ अभियान को बढ़ावा देना है। यति नरसिंहानंद गिरी की प्रेरणा से दहिया की शिव मंदिर में महंत राम स्वरूपानंद गिरी ने कहा कि देश में कुछ समाज जनसंख्या विस्फोट के माध्यम से बढ़ रहे हैं और हिंदुओं को अपनी संख्या बढ़ाकर भारत को विधर्मियों से बचाना चाहिए। यात्रा में शामिल यति परमात्मानंद गिरी ने कहा कि हिंदू समाज को अपना अस्तित्व बचाने के लिए कम से कम 5 या अधिक संतान पैदा करनी चाहिए। उत्तराखंड सरकार ने बाहरी राज्यों से आने वाले वाहनों पर ग्रीन सेस लगाने का एक बड़ा फैसला लिया है। यह नियम दिसंबर 2025 से लागू होगा। सरकार के मुताबिक राज्य की सीमा में प्रवेश करते ही दूसरे राज्यों के सभी प्रकार के वाहनों से एंट्री टैक्स के रूप में ग्रीन सेस लिया जाएगा। ये पूरी प्रक्रिया ऑटोमेटिक होगी और सेस की राशि सीधे वाहनों के फास्ट टैग से कट जाएगी। सेस वसूली की निगरानी के लिए प्रदेश भर में 40 से ज्यादा ANPR कैमरे स्थापित किए गए हैं। RTO देहरादून संदीप सैनी ने बताया कि परिवहन विभाग ने इस व्यवस्था को आधुनिक और पारदर्शी बनाने के उद्देश्य से एक प्राइवेट कंपनी के साथ करार किया है। ये कंपनी उत्तराखंड की सीमाओं पर लगे 16 ऑटोमेटेड नंबर प्लेट रिकॉग्निशन कैमरों के माध्यम से बाहरी वाहनों की पहचान करके सेस वसूलेगी। इनमें से मुख्य कैमरा पावंटा साहिब हिमाचल सीमा पर लगाया गया है, जबकि अन्य कैमरे उत्तर प्रदेश सीमा से जुड़े विभिन्न स्थानों पर स्थापित किए गए हैं। इसमें परिवहन विभाग द्वारा पूरी तैयारी कर ली गई है। हमारे मुख्यालय के स्तर से जितने भी ANPR कैमरास जो हैं वो स्थापित करवा दिए गए हैं। ये पूरे स्टेट में हमारे लगभग 40 से ऊपर की संख्या में कैमरे हैं। जो भी बाहर से आने वाली गाड़ियां होंगी इसमें उनसे ये एंट्री सेस लिया जाएगा और ये प्रतिदिन 24 घंटे के लिए ही वैलिड होगा। अगर वो गाड़ी दोबारा स्टेट के अंदर एंटर करती है तो उसको दोबारा टैक्स ये जो है ग्रीन सेस देना पड़ेगा। और डिपार्टमेंट द्वारा तैयारी पूरी कर ली गई है। फास्टैग के माध्यम से ये ग्रीन सेस लिया जाएगा और दिसंबर माह में पूरी ऐसी कोशिश है कि ये चालू कर दिया जाए। हरिद्वार में आध्यात्म और संस्कृति का महाकुंभ जैसा नजारा देखने को मिला। विश्व सनातन महापीठ के भूमि पूजन समारोह का शुभारंभ हो गया है। देश विदेश से पहुंचे संत, महागुरु, कथावाचक और आध्यात्मिक जगत की प्रमुख हस्तियों ने इस ऐतिहासिक मौके का साक्षी बने। बाबा हठयोगी जी महाराज के संरक्षण में भूमि पूजन कार्यक्रम विधिवत रूप से संपन्न हुआ, जहां हजारों श्रद्धालुओं ने सहभागिता दर्ज की। इस पावन अवसर पर हिंदुस्तान के प्रसिद्ध कथावाचक अनिरुद्धाचार्य जी महाराज, धर्मरत्न देवीकीनंदन ठाकुर, काशी, वृंदावन, पंजाब और हरिद्वार के संतों के साथ साथ विदेशों से आए महागुरु, अमेरिका, नीदरलैंड्स और ऑस्ट्रेलिया से आए हुए भी कार्यक्रम में पहुंचे। कार्यक्रम के दौरान समाज सेवा और धर्म प्रेम का एक अद्भुत उदाहरण देखने को मिला। IPL खिलाड़ी और क्रिकेटर प्रदीप सांगवान ने विश्व सनातन महापीठ को 51 लाख रुपए का दान देकर सनातन परंपरा के प्रसार में योगदान दिया। हरिद्वार में आध्यात्मिक ऊर्जा से भरे समारोह ने पूरे क्षेत्र में श्रद्धा और उमंग का माहौल बना दिया है। इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।